नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो सीरीज चल रही थी, उसका ये तीसरा वीडियो होने वाला है और इसमें हमने अध्ययन करना है हम लोगों को मरुस्थलों और प्रमुख नदियों के बारे में दक्षिण अमेरिका की। अपने पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था दक्षिण अमेरिका का जो है भौतिक विभाजन किया था, 4 टुकड़ों में उसको बाँटा था। और आपको बता दें कि मरुस्थलों का अध्ययन करना है हमें। तो मरुस्थल यहाँ पर एक मिलेगा जिसको अटाकामा डेजर्ट कहा जाता है और एक दूसरा डेजर्ट यहाँ पर मिलेगा जिसको पैटागोनिया डेजर्ट कहा जाता है। इन 2 मरुस्थलों के बारे में हमको अध्ययन करना है। एक-एक करके प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अटाकामा मरुस्थल की बात करते हैं। अटाकामा मरुस्थल चिली के उत्तरी हिस्से पर स्थित है। यहाँ पर यह अटाकामा मरुस्थल है। चिली देश का उत्तरी हिस्सा है और यहाँ पर एक बिंदु है अरिका, एक स्थान है अरिका। ये पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा शुष्कतम स्थल है। शुष्कतम स्थल का मतलब है इस जगह में नमी की बहुत ज्यादा कमी है, यानी वायु बहुत ज्यादा शुष्क है। हालांकि गर्मी उतना ज्यादा नहीं है। अब जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो गर्म स्थल है वो लीबिया का अल अजीजिया है, लेकिन यहाँ पर गर्मी उतना नहीं है, लेकिन नमी वायु में बहुत ज्यादा नहीं है, यानी नमी सबसे कम है। दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थल कोई आपसे पूछे तो आपको बताना है जो स्थल है वो मरुस्थल का नाम अगर पूछे तो आपको अटाकामा बताना है, लेकिन जगह की लोकेशन की अगर बात करें तो अरिका बताना है। इसके अलावा इस मरुस्थल की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर ये क्योंकि चिली में स्थित है और चिली में विश्व की तमाम सारी तांबे की बड़ी-बड़ी खदानें पाई जाती हैं। ये तांबे का चित्र है। तांबे की खदानें पाई जाती हैं। तांबे की खदानों में से एक प्रमुख खदान है जिसका नाम है चुक्की कमाता। तो चुक्की कमाता को दुनिया की तांबे की राजधानी कहा जाता है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो ताम्र राजधानी आपने पढ़ा, इस वजह से ये चिली जो एरिया है ये काफी ज्यादा तांबे का उत्पादन करता है। अटाकामा मरुस्थल की अगले फैक्ट पर बात करें, क्योंकि ये मरुस्थल जो है पश्चिमी तटीय किनारे पर स्थित है और इस जगह पर बहुत सारे समुद्री पक्षी आते हैं और वो अपना क्या करते हैं, बीट, उनका जो है बीट यहाँ पर पाया जाता है और ढेर सारा बीट इकट्ठा हो जाता है। इसको गुआनो के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है कि गुआनो क्या चीज होती है। तो गुआनो समुद्री पक्षियों की बीट को गुआनो कहा जाता है और ये गुआनो इनरिच होती है नाइट्रेट और फास्फेट से, यानी नाइट्रेट और फास्फेट की काफी ज्यादा मात्रा इसमें गुआनो में पाई जाती है। इसी गुआनो का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी खुदाई की जाती है, ले जाया जाता है। अब फैक्ट्रियों में इसी गुआनो से बना ली जाती है खाद और इस खाद का इस्तेमाल करके खेती के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है उत्पादन करने के लिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि गुआनो क्या चीज है। तो गुआनो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पाए जाने वाले पक्षियों की, समुद्री पक्षियों की बीट को गुआनो कहा जाता है। इस तरह की इसकी संरचना होती है। बात करते हैं इस मरुस्थल के बनने का क्या कारण है। उनके तमाम सारे कारण दिए हुए हैं। जैसे पहला कारण है पश्चिमी तटों पर चलने वाली ठंडी समुद्री धाराएं। ये वेस्टर्न उसका रीजन है और यहाँ पर पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में ठंडी समुद्री धाराएं चलेंगी। जब ठंडी समुद्री धाराएं चलेंगी तो इस जगह का वाष्पोत्सर्जन क्या करेंगी, कम कर देंगी, क्योंकि टेम्परेचर को पानी का क्या कर देंगे, कम कर देंगी। जब पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी और ये वाष्पोत्सर्जन की दर आगे चल करके वर्षा की जो दर है उसकी मात्रा को भी कम कर देता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। शुष्क व्यापारिक पवनें भी चलती हैं, इधर से व्यापारिक पवनें चलती हैं और व्यापारिक पवनें इधर से नमी लाती हैं, नमी ला करके इधर साइड तो वर्षा करवा देती हैं, लेकिन जैसे जैसे इधर जाती हैं तो इधर ये रेन शैडो रीजन पड़ जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है और इस वजह से इधर वर्षा नहीं हो पाती। तो इस तरह से तमाम सारे कारण हैं जिस वजह से यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट का निर्माण हुआ है। इसके अलावा अगला जो मरुस्थल हमारा है उसका नाम है पैटागोनिया मरुस्थल। पैटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पर स्थित है। अर्जेंटीना नामक देश में स्थित है। यहाँ पर अर्जेंटीना में ये लोकेशन इसकी है। यह एक शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल का मतलब ये होता है कि जो भूमध्य रेखा के आसपास यानी कर्क और मकर के बीच में जो मरुस्थल होता है उसको गर्म मरुस्थल कहा जाता है और जो कर्क और मकर से दूर होता है उसको शीत मरुस्थल कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि जो मकर रेखा तो यहाँ से निकल जाती है और मकर रेखा से काफी दूर होने की वजह से इसको शीत मरुस्थल कहा जाता है, यानी ठंडे स्थान में पाया जाता है। एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। एंडीज पर्वत यहाँ पर है ऐसे करके और इधर से हवाएं आएंगी और बरसात इधर साइड हो जाएगी। जब इधर बरसात हो जाएगी तो इधर पानी नहीं पहुंच पाएगा, तो इस वजह से वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। एंडीज पर्वत के आपको यहाँ पर देख सकते हैं ओशियन से आ रही है विंड डायरेक्शन, इसकी इधर है। यहाँ पे बरसात हो जाएगी, जैसे ही ऊपर
जाकर के इधर हवाएं जाएंगी तो उनकी जो नमी है वो खत्म हो जाएगी। इस तरह से इस रीजन पर एक मरुस्थल का निर्माण होगा और इस तरह से कुछ प्रकार की मरुस्थलीय परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नाम क्या है इसका? पैटागोनिया। तो अटाकामा पैटागोनिया आपको याद रखना है। अटाकामा उत्तरी चिली में और पैटागोनिया आपका दक्षिणी अर्जेंटीना में स्थित है। इस तरह से प्रश्न रट लेना है। मरुस्थलों के बाद अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में। नदियों में हम आपको कई नदियां हालांकि बताएंगे, जिनमें से 2 नदियों पर आपको ज्यादा फोकस करना है जहां से प्रश्न बनता है, बाकी ज्यादा क्वेश्चन उनसे नहीं बनते हैं। पहली नदी आपकी ओरेनिको होगी, ये वाली, और दूसरी नदी अमेजन, जिन पर ज्यादा आपको फोकस करना है। बाकी नदी आपको बताई जाएंगी यहाँ पर भी, वो कम इंपॉर्टेंट होंगी। चलिए पहली नदी ओरिनिको से प्रारंभ करते हैं। ओरिनिको नदी गिरती कहाँ पर है? बहुत महत्वपूर्ण है। एंडीज पर्वत से निकलती है और जाकर के गिर जाती है यहाँ पर कैरेबियन सागर। यहाँ पर एक सागर स्थित है जिसको कैरेबियन सागर कहा जाता है। और वेनेजुएला नामक देश में ये बहती है नदी। ये देखिए वेनेजुएला देश है। इस नदी के बेसिन में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। और इसी नदी के आसपास के क्षेत्र में ये देखिए यहाँ से नदी जाएगी, ऐसे करके इधर गिरेगी और इधर साइड ये एक घास का मैदान है जिसको लानोज कहा जाता है। तो लानोज नामक घास का मैदान मेनली वेनेजुएला, थोड़ा बहुत कोलंबिया में भी पड़ता है। क्यों घास का मैदान ये उष्णकटिबंधीय है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से भूमध्य रेखा जा रही है और भूमध्य रेखा के पास भूमध्य रेखा के पास यहाँ पर ये घास का मैदान है, इस वजह से इसको उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। तो ये घास के मैदान की कुछ तस्वीर ऐसी है, आपको इस तरह घास के मैदान मिलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको गूरी डैम, एक गूरी बांध स्थित है इसी नदी में। आपसे प्रश्न पूछे ओरिनिको नदी पर या किस नदी पर गूरी बांध का निर्माण किया गया है? ओरिनिको नदी पर ही गूरी बांध का निर्माण किया गया है। ओरिनिको से एक और प्रश्न काफी ज्यादा चर्चित है और वो है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसका नाम है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात के अगर बारे में हम बात करें तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि किस देश में एंजल जलप्रपात है। ये देश का मानचित्र बना हुआ है, देश का नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला में देखिए यहाँ पर एंजल फॉल स्थित है। और थोड़ा सा और इसको ध्यान देते हैं, ये ओरिनिको नदी जा रही है, यहाँ से ओरिनिको नदी जा रही है, उसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है कैरोनी। ये यहाँ से जा रही है, ऐसे करके ये कैरोनी रिवर जा रही है और ये कैरोनी रिवर की एक ब्रांच, एक शाखा अलग हो जाएगी यहाँ से और अलग होकर के यहाँ पर एंजल फॉल का निर्माण कर देती है। इस तरह से ये दुनिया का 979 मीटर ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसको थोड़ा सा और हम यहाँ पर डिटेल्स समझते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे तो कैरोनी रिवर ये यहाँ से आ रही है, ऐसे करके ये देखिए मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि कैरोनी रिवर ये जा रही है यहाँ से ऐसे करके इधर की ओर जा रही है, इसकी एक शाखा इधर की ओर अलग हो जाती है। तो वही यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से आ रही है कैरोनी रिवर, ऐसे करके उसकी एक शाखा यहाँ से अलग हो जाती है, यहाँ से अलग हो जाती है, अलग होते होते यहाँ से वो यहाँ से चट्टान से ऊंचे से पानी नीचे गिराती है और गिराती है जब, तो एक झरने का निर्माण होता है। इसी को एंजल फॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि एंजल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है वेनेजुएला में, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है, इसकी ऊंचाई याद रखना है। अगली हमारी महत्वपूर्ण नदी है अमेजन। अमेजन इस महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। अमेजन के बारे में पहली प्रश्न ये बनता है कि ये गिरती कहाँ पर है, तो एंडीज पर्वत से यहाँ से निकलेगी, पेरुवियन एंडीज से निकलती है, पेरू से निकलती है और निकल करके जाती है और गिरती है ये यहाँ पर। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से सहारे सहारे बहती है नदी, ये भी महत्वपूर्ण है और गिरती है जाकर यहाँ पर आपके अटलांटिक महासागर में। ये पूरा जो एरिया है अटलांटिक महासागर का है, यहाँ पर गिर जाती है। आपने फैक्ट्स पढ़े होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। क्यों बड़ी है? क्योंकि इसका आयतन ज्यादा है, इसमें भरा हुआ ज्यादा पानी है, गहराई चौड़ाई ज्यादा है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी नदी है दुनिया की। अगर लंबाई की बात करें तो दुनिया की सबसे लंबी नदी आप जानती हैं कि नील नदी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है आपकी अमेजन और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी। लंबाई के मामले में अगर नापेंगे तो नील के बाद इसका दूसरा नंबर आता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में अगर बात करें तो इस नदी का जो बेसिन है वो सबसे बड़ा है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाने वाली नदी कौन सी है, तो आपको बताना है कि ये नदी आपकी अमेजन। नदी बेसिन का मतलब क्या होता है कि नदी के चारों तरफ का वो एरिया जहां से वो अपने में पानी ले लेती है। यानी छोटी छोटी नदियां जो धाराएं हैं वो इधर की ओर आएंगी और आकर के इसमें अपना जल गिराएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ढलान ज्यादा है,
इसका ढलान इधर की ओर है, ढलान की वजह से पानी इधर की ओर आएगा और आकर के अपना पानी गिराएगा। सीधी सी बात कहें तो नदी के आसपास का पूरा हिस्सा जो नदी की ओर ढलान बनाता है वो उसका पूरा नदी बेसिन कहलाता है। तो इतना नदी बेसिन इसका है ये। तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी नदी बनाती है? तो अमेजन नदी बनाती है। इसको हिंदी में नदी द्रोणी कहा जाता है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में गंगा नदी है वो सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है। एक अगला फैक्ट है, अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो देखेंगे ये मेडिरा रिवर है और ये अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये रट लेना है। इस नदी से संबंधित अन्य तथ्यों की बात करें तो सबसे बड़े जो दुनिया के विषुवतीय रेखीय वर्षावन पाए जाते हैं वो इसी नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनको सेलवास कहा जाता है। यहाँ पर जंगल जो है, इनको इस तरह के जंगल हैं, इन जंगलों को सेलवास के नाम से जाना जाता है और ये पूरी दुनिया में अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं। बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है। जैव विविधता क्या होता है इस पर हम चर्चा करेंगे इन्वायरमेंट की क्लास में, तो वहां पर आप समझिएगा। जैव विविधता का सीधा सा मतलब ये है कि जीवों में विविधता, यानी विभिन्न प्रकार के यहाँ पर वनस्पतियां मिलेंगी प्रजातियों के, और अलग अलग प्रजातियों के यहाँ पर प्राणी भी मिलते हैं। इतने ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, इस वजह से इनको विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको रट लेना है। इसके बाद रबर की जो खोज सबसे पहले बार की गई थी और रबड़ का उत्पादन भी इसी नदी द्रोणी में किया जाता है। नदी द्रोणी के जो सेलवास है इन्हीं जंगलों में किया जाता है, ये ध्यान रखना है। सबसे हल्की लकड़ी जो दुनिया की होती है जिसको वालसा कहा जाता है वो भी इसी नदी द्रोणी में पाई जाती है। और कंपास नामक जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है वो भी इन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कंपास कटिंगा लिखा हुआ है, तो ये इस एरिया पर इस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। और यहाँ पर अभी आपको लानोज के बारे में बताया गया था, तो लानोज इधर भूमध्य रेखा के उस पार लानोज स्थित है और भूमध्य रेखा के इस पार आपका कंपास स्थित है। ये दोनों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। इस तरह से अमेजन नदी के बारे में फैक्ट हो गए हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट नदियों का एक ग्रुप है उसको प्लाटा रिवर्स कहा जाता है। और प्लाटा रिवर्स जो होता है तीन नदियों का संगम है, या कह सकते हैं तीन नदियों के सम्मिलित रूप से बनने पर, या तीन नदियों को पराग्वे, पराना और उरुग्वे को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? प्लाटा रिवर्स के नाम से जाना जाता है। प्लाटा रिवर्स को हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अगर, तो पाएंगे कि प्लाटा रिवर्स ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है। ये ब्राजीलियन उच्च भूमि है, यहाँ से ये पराना नदी है और ये आपकी उरुग्वे नदी है और ये पराग्वे नदी है। ये तीनों नदियां निकलती हैं और निकल करके आपस में मिलती हैं और मिल करके यहाँ पर रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी है वहां पर गिर जाती है। क्योंकि तीनों नदियां रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में गिरती हैं, इसी वजह से इनको प्लाटा रिवर्स के नाम से जाना जाता है। इनकी खास बात एक और भी है कि इन नदियों के आसपास के क्षेत्रों में नदी बेसिन पर ग्रान चाको नामक घास का मैदान पाया जाता है। और ये घास का मैदान अभी आप पर को ध्यान रखना है कि कहाँ पर पाया जाता है। मुख्य रूप से ग्रान चाको का जो मैदान है वो मुख्य रूप से अर्जेंटीना और पराग्वे में पाया जाता है। तो ये तमाम नदियां हैं, कई अंतरराष्ट्रीय देशों से सीमाएं भी बनाती हैं, वो हालांकि अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने देखा यहाँ पर ये घास का मैदान है ग्रान चाको मुख्य रूप से अर्जेंटीना तथा पराग्वे में स्थित है। और इस प्रकार से कुछ यहाँ पर घास के मैदान और कुछ जंगल पाए जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। प्लाटा रिवर्स कोई आपसे पूछ ले किन नदियों के ग्रुप को प्लाटा रिवर्स कहा जाता है, इन तीन नदियों के सम्मिलित रूप से ग्रुप को प्लाटा रिवर्स कहा जाता है और मुख्य रूप से ये ब्राजील के पठार से निकलती है। एक अगली नदी है साओ फ्रांसिस्को। साओ फ्रांसिस्को की मुख्य बात यह है कि ये ब्राजील में बहने वाली, यानी एकमात्र मतलब सिर्फ ब्राजील देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी। आपने भी अमेजन को पढ़ा है, हालांकि अमेजन भी ब्राजील में बहती है लेकिन वो पूरी तरह से ब्राजील में नहीं बहती है, वो पेरू में भी बहती है फिर बाकी अपना ब्राजील में भी बहती है, यानी दोनों देशों में बहती है। जबकि ये जो नदी है साओ फ्रांसिस्को केवल ब्राजील में बहती है और ब्राजील में एकमात्र बहने वाली सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसे राष्ट्रीय एकता की नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि दक्षिण पूर्वी हिस्से को उत्तर पूर्वी हिस्से से ब्राजील के जोड़ देती है, इसको इस वजह से इस उपनाम से जाना जाता है। सोबिन डिन्यो जलाशय और पाओलो अफांसो जलाशय यहाँ पर स्थित है। सोबिन डिन्यो जलाशय को चलिए जान लेते हैं। ये सोबिन डिन्यो डैम यहाँ पर बना हुआ और ये जलाशय यहाँ पर है काफी बड़ा। सोबिन डिन्यो जलाशय आपसे कोई पूछे इस नदी पर बता देना है। साथ ही साथ पालो अफांसो जलप्रपात, ये देखिए यहाँ पर पालो अफांसो यहाँ पर डैम बनाया गया है और यहीं पर एक जलप्रपात है, ये उसका चित्र है पाओलो अफांसो जलप्रपात का, वो भी इस नदी पर बना हुआ था। ये बेसिक सी
चीजें हैं, इन पर ज्यादा क्वेश्चन हालांकि बनते नहीं है, फिर भी ध्यान दीजिएगा। अंतिम नदी की बात करें इस महाद्वीप की जो महत्वपूर्ण नदी है वो कोलोराडो रिवर है। कोलोराडो रिवर की चलिए लोकेशन जान लेते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें थोड़ा जूम करना पड़ेगा। तो ये आपकी लोकेशन है कोलोराडो रिवर की। दक्षिण अमेरिका में पैटागोनिया का मरुस्थल है। पैटागोनिया के मरुस्थल के आसपास एंडीज पर्वत से कोलोराडो रिवर निकलती है और निकल करके गिरती है, ये पूरा आपका अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, अटलांटिक पर्वत लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है। एक अन्य नदी भी है कोलोराडो, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका की नदी है। कोलोराडो रिवर जो है उत्तरी अमेरिका में है, यूएसए में। तो उस पर चर्चा हम करेंगे जब उत्तरी अमेरिका का अध्ययन करेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कोलोराडो रिवर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इस तरह से ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। यहाँ से अगले वीडियो में हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख जो तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे और वो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो कुछ रोचक तथ्य लेकर के हम सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।